बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1 बायोलॉजी 1 यानी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन का, उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और चैप्टर टॉपिक का नाम है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, बट आप इसकी बहुत सारी चीज़ों से ऑलरेडी भी वाकिफ भी हैं, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन जो है मैट्रिक में यानी 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। सो इसके कुछ फीचर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ फीचर्स जो हैं वो आज हम पढ़ेंगे जो आपके लिए नए होंगे। तो बायोलॉजिकल मेथड पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन, यानी बायोलॉजिकल मेथड होता क्या है। तो बायोलॉजिकल मेथड की वही डेफिनेशन हम यूज करेंगे जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि बायोलॉजिकल मेथड is a set of steps which are used to solve a biological problem. यानी बायोलॉजिकल मेथड जो है ये एक मेथड है जिसमें काफी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और ये स्टेप्स यूज होते हैं किसी भी बायोलॉजिकल क्वेश्चन को या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यानी जब भी कोई क्वेश्चन आ जाता है बायोलॉजिस्ट के सामने या कोई प्रॉब्लम आ जाता है उसके सामने, तो उसने उसको कैसे सॉल्व करना है, इसका एक साइंटिफिक मेथड, एक्चुअली ये साइंटिफिक मेथड कहलाता है। लेकिन चूंकि हम इसको बायोलॉजी में यूज करते हैं इसलिए हम इसको बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। लेकिन जब हम इसी मेथड को फिजिक्स, केमिस्ट्री या दूसरी ब्रांचेस, साइंस की ब्रांचेस में यूज करते हैं तो इसको साइंटिफिक मेथड ही कहा जाता है। साइंटिफिक मेथड, तो साइंटिफिक मेथड, तो आप इसको बायोलॉजिकल मेथड इज ए सेट ऑफ स्टेप्स which are used to solve a biological problem। यानी जब एक बायोलॉजिस्ट के सामने कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज करता है, जो स्टेप्स यूज करता है, उसको हम बायोलॉजिकल मेथड है। और ये जो, जैसे मैंने कहा कि ये साइंटिफिक मेथड है एक्चुअली, और ये जो बाकी ब्रांचेस में इसको साइंटिफिक मेथड ही कहते हैं, जैसे केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी। तो ये एक साइंटिफिक गाइडलाइन है कि अगर एक प्रॉब्लम किसी के सामने आता है, किसी साइंटिस्ट के सामने वाले, तो वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज करता है, साइंटिफिक मेथड। और इस मेथड को यूज करके साइंस में बहुत सारी इन्वेंशंस हुई हैं। ये जो आप डिस्कवरीज देख रहे हैं, तरह तरह की नई टेक्नोलॉजी, आए दिन नई इजादात देखते हैं, इनको इजाद करने के लिए साइंटिफिक पीपल जो कहें या साइंटिस्ट जो हैं वो यही मेथड यूज करते हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड में आज हम जो स्टडी करेंगे वो सेट ऑफ स्टेप्स की बात करेंगे जिनको यूज करके हम कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड है, इसका जो पहला स्टेप है वो है स्टेप नंबर 1, ऑब्जर्वेशंस। स्टेप नंबर 1 जो है इसका वो है ऑब्जर्वेशन। ये पहला स्टेप, यानी कोई भी जब बायोलॉजिकल मेथड या बायोलॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो स्टेप नंबर 1 होता है
वो ऑब्जर्वेशन जिसको हम उर्दू में मुशाहदात भी कहते हैं। मुशाहदात यानी किसी चीज को ऑब्जर्व करना, गौर से देखना, किसी चीज को गौर से देखना या किसी चीज को चखना, किसी चीज को टच करना, ये सारी चीजें क्या है? ऑब्जर्वेशन, जो कि हम अपनी 5 सेंसेस से करते हैं। ऑब्जर्वेशंस कैसे होती हैं? 5 सेंसेस के थ्रू। और हमारी 5 सेंसेस कौन सी हैं? आप सब लोग जानते हैं 5 सेंसेस जो हैं, एक तो हम किसी चीज को हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, हियर कर सकते हैं, हियर ये क्या सुन सकते हैं। दूसरा, हम किसी चीज को टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज अगर वो एडिबल है यानी खाने के काबिल है तो हम उसको टेस्ट करके देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। फिर हम किसी चीज को स्मेल करके देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं कि वो चीज सूंघने में, स्मेल में कैसी है। फिर इसके अलावा हम किसी चीज को टच कर सकते हैं, टच कर सकते हैं यानी किसी चीज को टच कर सकते हैं कि उसकी जो सरफेस है वो रफ है, स्मूथ है, वटेवर जो भी। तो इसके बाद पांचवा जो है वो है विजन। विजन का मतलब है कि हम किसी चीज को देख सकते हैं, यानी किसी चीज को गौर से देख सकते हैं कि वो किस तरह की है। तो ये 5 सेंसेस जो हैं ये हमारे यानी जो पहला स्टेप जिसको ऑब्जर्वेशंस कहते हैं, ऑब्जर्वेशंस इन 5 स्टेप से की जाती है। और इन 5 स्टेप्स को से जो ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, ये ऑब्जर्वेशन 2 तरह की हो सकती हैं। एक ऑब्जर्वेशन जो हैं उनको क्वालिटेटिव कहते हैं, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, और दूसरी को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। 2 तरह की ऑब्जर्वेशंस होती हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस वो होती हैं जो कि विच डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ ए सबस्टेंस। ये तो यानी ऐसी ऑब्जर्वेशन विच डिस्क्राइब्स द, विच डिस्क्राइब्स क्वालिटी, किसी चीज की क्वालिटी। और ये क्या है? विच डिस्क्राइब्स द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ ए सबस्टेंस, डिस्क्राइब द क्वांटिटी। तो इन दोनों की एग्जांपल भी हम देते हैं, उसको थोड़ा सा डिफरेंस देखें। सबसे पहले क्वालिटेटिव का मतलब है कि ऐसी ऑब्जर्वेशन जो किसी चीज की क्वालिटी को ऑब्जर्व करती है, यानी उसको बयान करती है या डिस्क्राइब करती है। जैसे मिसाल के तौर पर स्मेल, स्मेल जो है यानी किसी चीज की जो खुशबू होती है, ये उसकी क्वालिटी है कि वो किस तरह की है, वो अच्छी है, बुरी है, कितनी बुरी है, कितनी अच्छी है। यानी किसी चीज की स्मेल को हम कैसे बयान करेंगे? इट्स अ वेरी बैड स्मेल, इट्स अ वेरी गुड स्मेल। यानी तो लेकिन गुड की कितनी गुड है ये हम डिस्क्राइब नहीं कह सकते कि ये 5 किलो गुड है या 2 किलो गुड, ठीक है। तो एक तो यह है कि ये किसी क्वालिटी, और दूसरी बात यह है कि इसको हम मेजर नहीं कर सकते। कैनॉट, वी कैनॉट मेजर, वी कैनॉट मेजर, ठीक है, हम इसको मेजर नहीं कर सकते। यानी जबकि इसके मुकाबले में हम जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं उनको मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी चीज का वेट, वी कैन मेजर, वी कैन मेजर, यानी जैसे कि किसी चीज का वेट को हम मेजर कर सकते हैं, मैस को हम मेजर कर सकते हैं। वेट है, मैस है, ये वो चीजें हैं वी कैन मेजर। और इससे पहले जो मैंने मिसाल दी कि इट डिस्क्राइब द क्वालिटी, और ये जो है वो क्वांटिटी। जैसे कि किसी चीज का वेट जो है वो यानी ये जो क्वांटिटी है 5 kg ऑफ शुगर, तो 5 kg ऑफ शुगर जो है इसमें हम इसको इसकी क्वांटिटी बता रहे हैं, इसमें इसकी क्वालिटी बता रहे हैं। ये जो दूसरा स्टेप है कि इनको मेजर किया जा सकता है,
यानी इनको मेजर किया जा सकता है और इनको मेजर नहीं किया जा सकता। किसी चीज़ की क्वालिटी जो है उसको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ही इज़ ए गुड पर्सन, लेकिन गुड को हम मेजर नहीं कर सकते कि वो कितना गुड है। इसी तरह लेकिन ये जो है इसको हम मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं, इन ऑब्जर्वेशन से हम किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको ऑब्जर्व करके, उसको स्मेल करके, उसको देख के, उसको टच करके, उससे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन जो होती है ये डाटा की सूरत में होती है, हम उसको डाटा की सूरत में कलेक्ट करते हैं। इस इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन हमें हासिल होती है किससे, ऑब्जर्वेशन से, हम उसको डाटा की सूरत में कलेक्ट कर लेते हैं। यानी सारी इंफॉर्मेशन हमने एक पेज पर लिख ली, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, खा वो क्वालिटेटिव थी या क्वांटिटेटिव थी, वो हमने एक पेज पे लिख ली। अब ये क्या कहलाएगा, ये डाटा है, यानी ये इंफॉर्मेशन, ये ऑब्जर्वेशन से हमें हासिल हुआ डाटा है। इस डाटा को पढ़ने के बाद हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, इसको स्टेटमेंट बनाते हैं। इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी ये जो है, ये नेक्स्ट स्टेप है कि ऑब्जर्वेशन को टेंटेटिव कहते हैं आर्जी तौर पर, जो हतमी ना हो, गैर हतमी चीज को क्या कहते हैं, टेंटेटिव। तो ये जो डाटा हमें हासिल हुआ है, इसमें से हम गैर हतमी यानी को जो आखिरी नहीं है, फाइनल नहीं है, लेकिन हम इससे इसकी एक्सप्लेनेशन यानी कि इसको पढ़ने के बाद हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, और वो स्टेटमेंट जो होती है उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस, ठीक है। तो दूसरा स्टेप जो है वो है हाइपोथेसिस बनाना। पहला स्टेप क्या है, ऑब्जर्वेशन करना, फिर हाइपोथेसिस बनाना। हाइपोथेसिस क्या है, इसकी डेफिनेशन ये एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती, शॉर्ट क्वेश्चन में भी, कि व्हाट इज टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्या है, इसको हाइपोथेसिस कहते हैं। या हाइपोथेसिस की डेफिनेशन आ सकती है कि हाइपोथेसिस क्या है, तो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। अब ये देखें कि ये बड़ा एक आर्ट है, यानी इतनी इंफॉर्मेशन से आपने एक स्टेटमेंट बनानी है, तो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। यानी कि ये जो डाटा आपको दिया जाता है, उसके बाद आप इससे एक स्टेटमेंट कैसे बना लेते हैं, एक हाइपोथेसिस कैसे बना। तो इसके जो है काफ़ी सारे तरीके हैं। इनमें से दो तरीके जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। पहला तरीका जो है, ठीक है, पहला जो तरीका है वो डिडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। पहला मेथड जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। डिडक्टिव रीजनिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल। डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग? डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है कि आपके पास एक इंफॉर्मेशन मौजूद है, आपने उसमें से उस इंफॉर्मेशन से आपने एक हाइपोथेसिस बनाना है। तो आप क्या तरीका इख्तियार करेंगे? यू मूव इन दिस डिडक्टिव रीजनिंग मेथड, वी मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी जनरल टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि हम जनरल इंफॉर्मेशन जो है वो लेते हैं और उससे एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अखज करते हैं, डिडक्ट करते हैं, ठीक है। ये डिडक्टिव का मतलब होता है किसी चीज से कोई दूसरी चीज निकालना, अखज करना। तो जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई होती है वो क्या होती है, वो जनरल होती है,
और उस जनरल इंफॉर्मेशन से हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालते हैं। इसका आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी जब आप इसकी जो है वो एग्जाम्पल्स पढ़ें। जैसे मिसाल के तौर पर पहले और एक और बात यह है कि इस डिडक्टिव रीजनिंग में या रीजनिंग में हम लॉजिकल वर्ड्स यूज करते हैं, लॉजिकल वर्ड्स। और लॉजिकल वर्ड्स कौन से होते हैं? लॉजिकल, वी यूज लॉजिकल वर्ड्स इफ एंड देन, इफ एंड देन, दीज आर कॉल्ड लॉजिकल वर्ड्स। यानी लॉजिकल वर्ड्स यानी किसी चीज का लॉजिक या मंतक बयान करने के लिए ये जो दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, इफ और देन, इसका डिडक्टिव रीजनिंग में भी यूज होता है। कैसे? इसकी एग्जांपल आपको जब हम देता हूं तो एक पहली एग्जांपल ये है कि इफ, देखें अब इफ जो है वो हमने स्टार्ट में यूज किया है, यानी इफ और देन ये दोनों इस्तेमाल होंगे। स्टार्ट में इफ यूज होगा, इफ वी एक्सेप्ट दैट all birds have wings, all birds have wings, if and sparrows are birds, and sparrows are birds, sparrows are birds, if we accept that all birds have wings, ये premise 1 है। premise 1 का मतलब है कि इसमें दो बयान हैं, यानी दो बुनियाद। premise का मतलब होता है बुनियाद, यानी ये बुनियादी स्टेटमेंट है और इसमें जनरल इंफॉर्मेशन है। जनरल इंफॉर्मेशन में तमाम बर्ड्स का जिक्र किया हुआ है, तमाम बर्ड्स का जिक्र किया हुआ है कि सारे जो बर्ड्स होते हैं ये इनके विंग्स होते हैं। और ये क्या है? ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एंड स्पैरोज आर बर्ड्स, ये प्रेमिस 2 है, यानी कि दूसरा जो स्टेटमेंट है इसके बारे में, यानी जिसकी बुनियाद पर हम कोई नतीजा अखज़ करेंगे, यानी ये जनरल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो देन अब ये वर्ड यूज हो रहा है देन, पहले इफ यूज हुआ है, अब जब हम कोई नतीजा अखज़ करेंगे तो देन इफ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स एंड दैट स्पैरोज आर बर्ड्स, एंड दैट स्पैरोज आर बर्ड, यानी तब हम फिर वी कंक्लूड दैट यानी कंक्लूड अब हम करेंगे। इसमें कंक्लूड का मतलब होता है कि इसमें हम अब नतीजा अखज़ करेंगे। तो अब हम कंक्लूड करेंगे दैट स्पैरोज हैव, अब देखें दूसरी जो स्टेटमेंट है देन के बाद आई है, इसमें एक वर्ड को सिलेक्ट किया गया है, हैव विंग्स, यानी किसी एक वर्ड को सिलेक्ट किया गया है और वो वर्ड है स्पैरोज। पहले जो स्टेटमेंट थी इसमें ऑल बर्ड्स का, ऑल बर्ड्स क्या है? जनरल, जो हर तमाम जानवरों पर अप्लाई होती है, बर्ड्स पर अप्लाई होती है कि सारे बर्ड्स जो होते हैं इनके विंग्स होते हैं और स्पैरोज जो हैं वो बर्ड्स। तो हम इससे ये नतीजा अखज़ करते हैं कि जो स्पैरोज हैं इनके भी विंग्स होंगे, क्योंकि दे आर बर्ड्स, चूंकि वो बर्ड्स हैं इसलिए उनके विंग्स होंगे। यानी ये जो है ये स्टेटमेंट ये सिर्फ और सिर्फ स्पैरो के मुतालिक है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यानी स्पेसिफिक सिर्फ एक परिंदे के बारे में, जबकि ऊपर वाली इंफॉर्मेशन जो है वो तमाम परिंदों के बारे में है, इसलिए हम इसको जनरल। सो वी मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये जनरल है और ये स्पेसिफिक है, ठीक है। तो वी मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक इन दिस
डिडक्टिव रीजनिंग। अब मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूं, तो फिर वो भी आपकी बुक में दी हुई है, तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। यानी वो है जो दूसरी जो एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है कि इफ वी एक्सेप्ट that all green plants perform photosynthesis या all green plants require sunlight for photosynthesis ठीक है जी। यानी ये स्टेटमेंट जो है ये जनरल, एंड वी मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। यानी इस स्टेटमेंट में जनरली बताया कि तमाम दुनिया में जितने ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके पत्तों में फोटोसिंथेसिस होती है और उनको सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। यानी अगर सनलाइट नहीं होगी तो किसी भी प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। यानी तमाम प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए जो सनलाइट वो दरकार। अब आगे ये तो होगी जनरल इंफॉर्मेशन। अब उसके बाद स्पेसिफिक के लिए हम क्या यूज करेंगे? देन यूज होता है जब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आती है। तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में क्या आएगा कि इफ देन अ ग्रीन प्लांट। देखिए अ ग्रीन प्लांट जो है वो एक प्लांट की बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं। यहां पे हमने ऑल ग्रीन प्लांट्स का जिक्र किया है। अब यहां पे हमने सिर्फ एक ग्रीन प्लांट का जिक्र, कौन सा? ए ग्रीन प्लांट, देन ए ग्रीन प्लांट प्लेस्ड इन डार्क would not produce glucose। अब ये जो ग्लूकोज का जिक्र किया है, आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें ग्लूकोज बनता है। आपने इक्वेशन पहले भी पढ़ी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट plants make glucose C6H12O6 plus oxygen is released in this process। ठीक है, ये यानी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो a green plant placed in dark would not produce glucose। ज़ाहिर जब उसको किसी भी प्लांट को जब आप डार्क में रख देंगे उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो वो ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक यानी जनरल इंफॉर्मेशन है तमाम प्लांट्स के बारे में, और ये इंफॉर्मेशन जो है ये एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है एक प्लांट के बारे में। कौन से प्लांट के बारे में? एक ऐसा प्लांट जिसको हमने डार्क में रख दिया, उसको रोशनी हमने नहीं दी, उसको हमने सनलाइट नहीं दी। अब सनलाइट नहीं देंगे तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और वो ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। तो ये था डिडक्टिव रीजनिंग कि हम डिडक्टिव रीजनिंग के जरिए से कोई हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये जो है जनरल इंफॉर्मेशन है और इसमें हम जनरल से स्पेसिफिक में जाते हैं और एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। और एक और बात कि समटाइम ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग को आपने कंपेयर करना, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो हम इंडक्टिव रीजनिंग की बात करें। इंडक्टिव
रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग जी। तो गाइस इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाह रहा हूं, वो ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो आपके दोस्त अहबाब जो दूसरे कॉलेजेस में हैं, जिन्होंने अभी फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया है या मतलब वो आपके दोस्त हैं, तो उनको लाजमी ये सेंड करें और ताकि वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच। और दूसरी बात ये है कि आप जो बेल का आइकॉन होता है, जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं तो साथ ही उसी वक्त एक बेल का बटन आता है, आपने उसको लाजमी दबाना होता है ताकि आपको दोबारा से ये चैनल तलाश ना करना पड़े, कोई वीडियो आपको सर्च ना करनी पड़े, आपको हर चीज़ जो है वो खुद ब खुद मिल सकती है। अच्छा, तो इंडक्टिव रीजनिंग की हम बात कर रहे थे, तो इसका कीवर्ड क्या है कि वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, यानी उसके उलट, स्पेसिफिक टू जनरल, यानी डिडक्टिव रीजनिंग के बिल्कुल उलट कि उसमें हम क्या था कि जनरल से स्पेसिफिक मूव करते थे। अब यहां पे हमने स्पेसिफिक टू जनरल मूव करना है और इसके लिए यानी हम कोई पहली स्टेटमेंट जो होगी हमारी वो क्या होगी, वो किसी स्पेसिफिक एनिमल के बारे में होगी या किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस के यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, और जो दूसरी होगी वो जनरल होगी। पहले स्पेसिफिक होगी, फिर उसके बाद हम उससे जनरल इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर we say if sparrows are birds, तो इससे and they have wings, और यानी अगर हमने स्पैरो से स्टार्ट किया, स्पैरोस क्या है, एक स्पेसिफिक बर्ड, यानी इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो स्पेसिफिक है, जनरल नहीं है, एक ऑर्गेनिज्म के बारे में, एक जानवर के बारे में, और वो है कि स्पैरोस। और स्पैरोस जो हैं और दे आर बर्ड्स एंड दे हैव विंग्स। उसके बाद हम जो है इसकी जो यानी प्रेमिस नंबर 2 के जो ईगल्स हैं एंड ईगल्स, जितने भी जानवर आपको, पैरट्स, पिजन्स एंड ईगल्स, पैरट्स एंड पिजन्स और बर्ड्स, ठीक है। यानी कि आपने प्रेमिस नंबर 1 में इंफॉर्मेशन दी है कि पहली इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, स्पैरोस का, कि इफ स्पैरोस आर बर्ड्स, के स्पैरोस के अगर एक परिंदा है उसके पर है और वो बर्ड्स हैं, यानी कि वो परिंदे हैं और उसके पर हैं, तो और ये सारे जो मैंने लिखे हैं ये भी बर्ड्स हैं, तो हम इससे देन के बाद इंफॉर्मेशन क्या सिलेक्ट यानी डिडक्ट करेंगे इससे। ये तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी, अब हम जनरल इंफॉर्मेशन इससे क्या डिडक्ट करेंगे, इसमें से जनरल इंफॉर्मेशन क्या निकलती है, क्योंकि ये स्पेसिफिक है और उसके बाद जो है वो क्या, जनरल इंफॉर्मेशन क्या है, देन ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, देन ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, समझ आ? यानी स्पैरोस से हमने स्टार्ट किया जो कि एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के स्पैरोस के बर्ड्स भी हैं और विंग्स भी हैं, और इसी तरह से जो दूसरे बर्ड्स हैं उनके भी अगर विंग्स हैं, इसका मतलब सारे के सारे बर्ड्स जो हैं उनके विंग्स होंगे, सारे के सारे। तो सारे के सारे जो, जब हम ऑल बर्ड्स की बात करते हैं तो ये क्या है,
ये जनरल इंफॉर्मेशन है जो कि सारे वर्ड्स पर अप्लाई होती है। तो इसलिए यानी ये जो है देन के बाद हम इससे जो इंफॉर्मेशन लेते हैं वो है स्पेसिफिक या सॉरी जनरल, यानी हमने स्पेसिफिक से जनरल इंफॉर्मेशन हासिल की है और एक मफरूज़ा बनाया है। यानी ये जो है दूसरा मेथड है जिसको हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं। अच्छा, ये दो मेथड हो गए जो है हाइपोथेसिस बनाने के लिए। इन मेथड्स के अलावा भी कुछ अनकन्वेंशनल मेथड हैं, ऐसे मेथड्स हैं जिनमें ऑब्जर्वेशन को यूज़ भी नहीं किया जाता, बगैर ऑब्जर्वेशन के ही बनाए जाते हैं। वो जो यानी मेथड्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। यानी अनकन्वेंशनल मेथड से मुराद ये है कि यानी ऐसे मेथड जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस यूज नहीं करते। तो पहला जो उसका मेथड है वो है इंट्यूशन, और इसका दूसरा नाम है इमेजिनेशन। और इसको हम उर्दू में कह सकते हैं तखय्युल, यानी ख्यालात में किसी चीज को सोचना। हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तखय्युलात में, यानी गए हुए हैं, ख्यालों में खोए हुए। तो ख्यालों में खोए हुए जब हम होते हैं तो हम एकदम से एक हमारे जहन में कोई बात आती है और हम एक मफरूज़ा कायम करते हैं। सोचते हम किसी मफरूज़े पर पहुंच जाते हैं। इसको हम इंट्यूशन या इमेजिनेशन कहते हैं। तखय्युलात में किसी चीज़ को सोचना और सोचते जनाब कोई ना कोई जो है वो मफरूज़ा कायम कर लेते हैं। इसको इंट्यूशन या इमेजिनेशन कहते हैं। उसके बाद कुछ और भी तरीके हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर एस्थेटिक प्रेफरेंस। अब एस्थेटिक प्रेफरेंस जो है इसको हम उर्दू में कहते हैं ज़ौक़े जमालियात। ठीक है, ये ज़रा मुश्किल सा लफ्ज़ आपको लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ौक़े जमालियात से मुतल्लिक़ के यानी बारे में यही कहूँ कि इसका मतलब ये होता है कि किसी भी इंसान को कोई चीज़ जो है वो पसंद है, वो खूबसूरत लगती, अच्छी लगती है, जैसे कि म्यूज़िक, जैसे कि शायरी, जैसे कि मुसव्वरी है, पेंटिंग है। तो वो उस चीज़ के बारे में जब सोचता है, जैसे मिसाल के तौर पर कि मैं ये बनाता हूँ तो ये बनेगा, अगर मैं इस म्यूज़िक को इस तरह से यूज़ करता हूँ तो मैं ये प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो वो एक मफरूज़ा बना लेता है। यानी एस्थेटिक प्रेफरेंस का मतलब होता है कि जब अगर आपको कोई चीज़ पसंद है और आप उसके बारे में सोचते हैं तो कोई ना कोई मफरूज़ा ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाता है। ठीक है, जब कोई चीज़ आपको पसंद हो और आप उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एस्थेटिक प्रेफरेंस के बाद जो तीसरी चीज़ है, जो तीसरा जो तरीका है यानी इसका अनकन्वेंशनल का, और वो है कोई रिलीजियस और फिलोसॉफिकल थॉट। रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल थॉट। इसमें क्या है कि देखिए, जब हम अपने मजहब के बारे में, अपने अकीदे के बारे में, या अगर हम फिलासफर है, कोई पर्सन फिलासफर है, तो वो चीज़ों की फिलासफी के बारे में सोचता है कि ये चीज़ क्यों है, कैसे बनी है, क्यों बनाई गई, क्यों, मतलब हर चीज़ का उसका जो क्वेश्चन होता है कि ये क्यों है, कैसे है, कब है। ठीक है, अब उसके बारे में सोचना, और जब वो सोचेगा तो ज़ाहिर कोई ना कोई मफरूज़ा उसके जहन में आ जाता है। या हम यानी अगर हम रिलीजियस पर्सन है या कोई एक पर्सन रिलीजियस है तो वो सोचता है कि ज़िंदगी के बाद क्या होगा, मौत के बाद क्या होगा, यानी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो सोचता है जो कि रिलीजन से ताल्लुक़ रखती हैं।
और उसी के अंदर उसको बहुत सारे मफरूजात जो है, बहुत सारे हाइपोथेसिस उसके जहन में आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंपैरिजन। यानी जो है वो कंपैरिजन बिटवीन द कंपैरिजन एंड एनालॉजी है। एनालॉजी देखिए, एनालॉजी जो है इसका मतलब होता है उर्दू में इसको कहते हैं इस्तारा यानी कि दो चीजों को कंपेयर करना, एक चीज को दूसरी से तशबीह देना, या देखें कि एक चीज जो है वो हमारे पास काम कर रही है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और एक चीज जो है वो है जो हमसे दूर है, उसके बारे में हम सोच रहे हैं और दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने अपने दिमाग के बाद, या हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, अब कंप्यूटर हमारे सामने है, हम कंप्यूटर को सोच रहे हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है, तो फौरन हमारे नजर किस पे जाती है, हमारे दिमाग पर। यानी कि ये कंप्यूटर तो बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह ही काम कर रहा है। यानी जैसे हमारे दिमाग में यानी जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें भी सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। जिस तरह से इसमें केबल्स, वायर्स हैं, इस तरह से हमारे जिस्म के अंदर भी नर्व्स, फाइबर्स हैं। तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो इससे बाद एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये जो कंप्यूटर बनाया गया है ये इंसानी जहन को मद्देनजर रख के बनाया गया, तो हम इस मफरूजे पे पहुंचते हैं। तो यह है एनालॉजी, यानी दो चीजों को कंपेयर कर लेना, एक चीज आपके सामने है और एक चीज आपसे दूर है, और दोनों को आप कंपेयर करके एक नतीजा हासिल करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद पांचवा जो है, कि जब एक चीज जो है वो आप उसके बारे में सोच रहे हैं और डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल यू आर वर्किंग ऑन द अदर, डिस्कवरी ऑफ one thing, discovery of one thing while you are working on the other, while working on the other, गाइस ये बड़ा यानी एक हिस्टोरिकल पॉइंट है कि आप अगर साइंटिफिक हिस्ट्री पढ़ें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने काम एक चीज पर स्टार्ट किया और काम करते करते कहीं और ही निकल गया और कोई और चीज दरियाफ्त कर। इसी तरह से आप एक यानी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वहां से एक नया मफरूजा निकल आता है, वहां से करते करते एक किसी और चीज के बारे में जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें से जो हाइपोथेसिस निकल आता है वो कहीं और से निकल। तो ये है वो मेथड्स, यानी कि जो कि इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग के अलावा है, यानी इनके ये डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग के अलावा वो मेथड्स जिनसे हम कोई हाइपोथेसिस जो है वो बना सकते हैं। अब हाइपोथेसिस बन गया, ये स्टेप नंबर 2 था कि हाइपोथेसिस बनता, पहले ऑब्जर्वेशन से हमने जो है हाइपोथेसिस बनाने, तो हाइपोथेसिस आपके सामने आ गया। ठीक है, हाइपोथेसिस जो है वो बन गया, यानी किसी भी मेथड से आपने बना लिया, किसी भी मेथड से बनाया, चाहे इंडक्टिव से बनाया, डिडक्टिव से बनाया या किसी और मेथड से बनाया, हाइपोथेसिस बन गया। अब जब हाइपोथेसिस साइंटिस्ट कम्युनिटी के सामने आएगा तो साइंटिस्ट उसको रिजेक्ट करने की और उसको डिसप्रूव करने की पूरी कोशिश करें, किसी तरह से इसको झुटलाया जाए। तो यानी इसमें बार बार यानी जो है इसको झुटलाने की, इसको डिसप्रूव करने की कोशिश की जाएगी साइंटिस्ट की तरफ से कि ये बिल्कुल गलत है। लेकिन फर्ज करें अगर जो साइंसदानों की ये जो स्केप्टिकल अप्रोच होती है कि उनको हर एक चीज पे पहले शक होता है, यानी जैसे पुलिस के सामने कोई मुजरिम आता है या कोई मुलजिम आता है तो वो सबसे पहले उस पर शक जरूर करते हैं कि इसी ने किया होगा, फिर उसके बाद रिसर्च करते तो पता चलता है नहीं इसने नहीं किया, वो उसको छोड़ देते।
यही तरीका यहाँ पे होता है कि साइंटिस्ट जो है उस हाइपोथेसिस पे काम करेंगे और उसको डिस्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यानी फर्ज करें ये हाइपोथेसिस जो है ये साइंसदानों की जो ये स्केप्टिकल अप्रोच है यानी शक करने जो उससे निकल जाता है और कोई भी साइंटिस्ट उसको डिसअप्रूव नहीं करता, उसको बार बार चेक करता है, उसको बार बार चेक करता है, लेकिन वो बार बार ही सही निकलता है। यानी ये हाइपोथेसिस जब इसको बार बार टेस्ट किया जाएगा, इट इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन एंड इट अवॉइड्स द स्केप्टिकल अप्रोच ऑफ साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट, यानी तब इसको हम हाइपोथेसिस की बजाय क्या कहेंगे, थ्योरी। फिर हम इसको थ्योरी कहेंगे। यानी थ्योरी क्या है कि व्हेन अ हाइपोथेसिस इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन बट इट ऑलवेज प्रूव्स राइट, यानी इट कैन नॉट बी फॉल्सिफाइड, इट कैन नॉट बी फॉल्सिफाइड। ये जो हाइपोथेसिस है इट कैन नॉट बी फॉल्सिफाइड, कैन नॉट बी फॉल्सिफाइड। जब इसको फॉल्सिफाई नहीं किया जा सकता तो ये थ्योरी की शक्ल है। अच्छा, अब थ्योरी क्या है, जब यानी थ्योरी स्टिल जो है ये एक टेंटेटिव ही है, यानी ये फाइनल चीज नहीं है। तो यानी थ्योरी बनने के बावजूद साइंटिस्ट जो हैं इस चीज में लगे रहते हैं कि इसको डिसअप्रूव किया जाए, थ्योरी को भी डिसअप्रूव किया जाए, और इसके लिए वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, बाकायदा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं इस थ्योरी को डिसअप्रूव करने के लिए। जब वो डिसअप्रूव नहीं होती तो ये इररेफ्यूटेबल थ्योरी कहलाती है। इसको क्या कहते हैं, इररेफ्यूटेबल थ्योरी, इररेफ्यूटेबल थ्योरी। यानी जब कोई थ्योरी जो है उसको बार बार साइंटिस्ट जो हैं एक्सपेरिमेंट करके जुटलाने की कोशिश करते हैं, बट वो थ्योरी जो है वो इररेफ्यूटेबल है, यानी कि वो जुटलाई नहीं जा सकती। बार बार उसको चेक करने के बाद इट बिकम इररेफ्यूटेबल थ्योरी, इररेफ्यूटेबल जिसको जुटलाया नहीं। तो फिर हम इस इररेफ्यूटेबल थ्योरी को क्या कहते हैं, लॉ, साइंटिफिक लॉ। इसको हम साइंटिफिक लॉ कहते हैं, साइंटिफिक लॉ। और साइंटिफिक लॉ जो है ये जो थ्योरी है इसको आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे डार्विन्स थ्योरी, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। देखिए एवोल्यूशन की जो डार्विन ने थ्योरी पेश की है, ये थ्योरी आज तक इसको जुटलाया नहीं जा सका, बल्कि इसको मजीद तकवीयत मिली है। बहुत सारे जो इसको मजीद एविडेंसेस मिले, नए से नए एविडेंसेस मिले, और ये जो डार्विन की थ्योरी ये न्यू डार्विनिज्म अब कहलाने लगती है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा एविडेंसेस मिले हैं जेनेटिक्स से और दूसरी ब्रांचेस से, फिजियोलॉजी से, पैलियोंटोलॉजी से। इसको इतने ज़्यादा एविडेंसेस मिले हैं कि अब ये न्यू डार्विनिज्म यानी ये बिल्कुल पक्की हो गई है थ्योरी, इसको कहते हैं। अच्छा, उसके बाद यानी ये थ्योरी जो है अब यानी जब बिल्कुल इसको झुटलाया ना जा सके बार बार, तो हम इसको फिर क्या साइंटिफिक लॉ का नाम देते हैं। और लॉ क्या होता है, कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। ये लॉ की डेफिनेशन है, कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, यानी ऐसा कुदरत का एक ऐसा फैक्ट, एक ऐसी सच्चाई जो कि मुस्तकिल तौर पर मौजूद है और हर बंदा उसको एक्सेप्ट करे, दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। लॉ जो है इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यानी इसको हर जगह पे माना जाता है। अमेरिका में भी, पाकिस्तान में, कहाँ पे भी कोई अगर लॉ है, जैसे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसकी आप एग्जांपल दे सकते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये जो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, मेंडल्स लॉ ऑफ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ये मेंडल्स ऑफ लॉ इनहेरिटेंस में हैं, ये दे आर एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में इनको एक्सेप्ट किया जाता है, यहाँ पे भी हर जगह पे। तो फिर उसके बाद लॉ बन जाता है, और ये जैसे मैंने कहा
के लॉ थ्योरी और लॉ के दरमियान में जो डिफरेंस है वो भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। और दूसरी जो है ये आपका टॉपिक था जो यानी बायोलॉजिकल मेथड। गाइस प्लीज़ जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप लोग जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको ये, और अगर आपको कोई यानी इश्यू लगे तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।